दोस्तों, आइए आज एसएसटी के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? तो इसका सही उत्तर है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। आप जानते हैं कि नमक कानून को भंग करने के लिए नमक जो कि बुनियादी जरूरत थी, भारतीय समाज या किसी भी समाज की बुनियादी जरूरत होती है नमक, उस पर भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था। तो प्रतीकात्मक रूप से गांधी जी ने इसका विरोध करना ये किया और निर्णय निर्णय लिया और उन्होंने एक लंबी यात्रा तय की। 12 मार्च 1930 को चले और 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने नमक कानून को भंग किया था अपने 78 अनुयायियों के साथ। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रतीकात्मक ये था, विरोध था और इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा समझौता दिल्ली समझौता कहा जाता है? कौन सा समझौता दिल्ली समझौता कहा जाता है? तो गांधी इरविन समझौते को ही दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा के द्वारा किस आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो सही उत्तर है इसका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रारंभ हुआ था और यह 1930 में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम, ये एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। आप जानते हैं कि कुछ घटनाक्रम इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ जिसको बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1906 में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है, ढाका में। उसके बाद 1907 के अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। ये कुछ आपसी मतभेद थे। नरम दल बिल्कुल ही मांग पत्र प्रार्थनाओं के द्वारा अंग्रेज से अपनी बात मनवाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए गरम दल जो थे कुछ प्रतिरोध वाला तरीका अपनाना चाहते थे, जिसके कारण दोनों में विरोध हुआ और दोनों में विभाजन हो गया था कांग्रेस में, नरम दल और गरम दल में। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान फिर से सारे लोग क्या हुए, एक हो गए थे, नरम दल गरम दल, और साथ में मुस्लिम लीग भी आ गई थी इस समय साथ में। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट आपको याद है, वह विभत्स घटना इतिहास की जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि इसी के विरोध में हुआ था। तो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। काला कानून था कि नो अपील, कहा जाता था कि नो अपील, नो दलील और नो वकील। कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, यानी कि आपको जब मन करे रोड से उठाकर अंग्रेजी शासन जो है आपको जेल में बंद कर सकती थी, कुछ भी संदेह होने पर। आप उसमें इन्वॉल्व है या नहीं ये मायने नहीं रखता था। तो रॉलेट एक्ट को इसलिए भारतीयों ने काला कानून कहा और यह 1919 में यह हुआ था। तो इसका उद्देश्य था अंग्रेजों की तरफ से कि हम जो क्रांतिकारी गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ रही हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए उसने ये एक काला कानून बनाया था कि हम किसी को भी संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पूना समझौता किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट, जिसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो था वो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। अंबेडकर जी
पहले तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था चाहते थे, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था चाहते थे, लेकिन गांधी जी जब उसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने अनशन ही शुरू कर दिया। हर ये तो मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं कि ये सत्याग्रह में बिलीव करने वाले थे, तो ये इन्होंने अनशन कर दिया कि नहीं, हम देश को ऑलरेडी कई खंडों में नहीं तोड़ना चाहते हैं। तब इन्होंने कहा कि आप बहुत ज्यादा सीट ले लीजिए पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, लेकिन आप पृथक निर्वाचन की मांग नहीं कीजिए, क्योंकि पृथक निर्वाचन का अर्थ होता है कि उस समुदाय के लोग ही उस प्रतिनिधि को चुनेंगे, जिससे गांधी जी सहमत नहीं थे। और बाद में इन दोनों के बीच पूना पैक्ट हुआ और फिर ये मांग मानी गई। आगे बढ़ते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। वैसे ये नाम मात्र की कमेटी थी, इसने सारे जनरल ओडायर वगैरह सबको क्या किया, क्लीन चिट दे दिया था। क्लीन चिट की वाह, इसकी कोई गलती ही नहीं है, तो क्लीन चिट दे दिया था। तो ये एक नाम मात्र की एक समिति थी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ असंतोष था। होता था क्या कि पहले जो भारत था वो विभिन्न रियासतों में क्या था, बटा हुआ था बहुत ज्यादा, और उनमें ना एक राष्ट्रवाद की कमी थी। राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि एक समान फीलिंग्स जो हम देश को लिए, जैसे आज भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो हम कहते हैं ना कि हम भारत जीतना चाहिए किसी भी हाल में। तो ये हमारा राष्ट्रवाद का ही एक छोटा सा एक उदाहरण है कि हम सब, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, हम ये सोचते हैं कि नहीं, जब देश की बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं, और यही राष्ट्रवाद है। लेकिन जब अंग्रेज शुरुआत में आए थे तो उस समय भारत ना बहुत खंड में बटा हुआ था, बहुत सारा नवाबी दौर था, राजे रजवाड़े थे, तो बहुत सारा था, और उनमें आपस में बहुत ही वैमनस्यता रहती थी। वे सारे एक दूसरे से हमेशा विरोध में रहते थे। ठीक है, और राष्ट्रवाद जो एक फीलिंग होनी चाहिए किसी एक देश को लेके, वो नहीं थी, सब अपने अपने बारे में केवल सोचते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने बारी बारी से सबका शोषण शुरू किया, जमींदारों का शोषण किया, किसानों का शोषण किया, उसके बाद आपको जो उद्योग धंधा था, कुटीर उद्योग, उसको नष्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि रियासत जो थी, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे जिसको आप जानते हैं कि हड़प नीति, इसके द्वारा उसने कई रियासतों को हड़प लिया। तब जाके सबको लगा कि अरे भाई, ये तो हमारे पूरे सिस्टम को ही ये मतलब कैप्चर करने के लिए आया है। तो फिर ये सारे लोग धीरे धीरे क्या हुए, एक होने लगे, और सबकी फीलिंग्स एक होती चली गई, और यही राष्ट्रवाद है कि नहीं, अब हमको एक होके इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और तब राष्ट्रवाद का जो हुआ, उदय हुआ कि देश के बारे में हमें सोचना है। तो ऐसा हुआ था, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ असंतोष के कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ था भारत में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गांधी जी ने अगला है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को। आप जानते हैं कि जो रॉलेट एक्ट था उसके खिलाफ एक सभा, उसमें जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, ठीक है, तो उसमें दो प्रमुख नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू महोदय को क्या किया गया था कि गिरफ्तार कर लिया गया था पंजाब एरिया से। तो उसी के खिलाफ एक सभा चल रही थी जो शांतिपूर्ण थी, और वह अमृतसर के जालियांवाला बाग में थी, जो चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। और शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाने के आदेश दे दिए। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, चूंकि ऊंची ऊंची दीवारें थी तो भाग भी नहीं सकते थे। कई लोगों ने कुएं में छलांग लगा दी, और इस तरह से सैकड़ों लोग जो है, निहत्थे लोग, और वो मारे गए थे। तो यह नरसंहार जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाल विभाजन कब हुआ। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी को। याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन को अंग्रेजों ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से कहा था, विभाजन किए हैं हम। अंग्रेजों ने कहा कि हम जो ना, कि प्रशासनिक दृष्टि से हमको ना प्रशासन चलाने में दिक्कत होती है, लेकिन ये सही नहीं था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था उनका, जो वो था कि बंगाल को दो हिस्सों में करके वो क्या थे कि क्रांतिकारी गतिविधियां और जो आंदोलन हो रहा था उसको दबाने का प्रयास
कर रहे थे और दो भागों में वो आंदोलन को विभक्त करना चाहते थे और हिंदू मुस्लिम को भी आपस में वो लड़ाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को वापस लिया। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था 1905 में कर्जन ने, ठीक है। और 11 में लॉर्ड हार्डिंग ने उसे क्या किया? वापस कर लिया। क्यों वापस किया था? तो उसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन होना था, ठीक है, और उसी की तैयारी के सिलसिले में कि कोई बड़ा प्रतिरोध न हो, इसीलिए उन्होंने क्या किया था? बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में किया था और ये उन्होंने यूएसए अमेरिका में किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। यह महात्मा गांधी जी ने मूल रूप से तो गुजराती भाषा में लिखी थी। इस पुस्तक को महात्मा गांधी जी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी और इन्होंने इसमें अपने स्वराज के जो इनके दर्शन थे, स्वराज के बारे में जो इनका एक ये थॉट था कि किस तरह का स्वराज होना चाहिए, इसमें उन्होंने बहुत डिटेल्ड लिखा है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में ताशकंद में किसने की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में ताशकंद में किसने की। इसका जो था ये 1920 में जो है वो किया गया था ताशकंद में, लेकिन अगर भारतीय संदर्भ में देखें, ठीक है, तो इसको 26 दिसंबर 1925 को भारत में इसका विधिवत ये शुरुआत किया गया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का किया गया था। और तो ये एम एन राय जी जो थे वो इसके संस्थापक थे। एम एन राय इसके संस्थापक थे। एम एन राय इसके संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो, यह किसने कहा था। वेदों की ओर लौटो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। और आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और वेदों की ओर लौटो इन्होंने ही कहा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना कब और किसने की। तो 1925 में केवी हेडगेवार ने की थी। केवी हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 1925 में की थी। और अगला प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे वो चितरंजन दास थे। स्वराज दल के अध्यक्ष चितरंजन दास, जिनको सी आर दास भी कहा जाता है, वो थे। और इसके जो सचिव थे, महासचिव कह सकते हैं, वो मोतीलाल नेहरू जी थे। मोतीलाल नेहरू जी इसके सचिव थे, महासचिव थे। आगे बढ़ते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो बारदोली आंदोलन। वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के दौरान यहाँ की महिलाओं ने दिया था। यह आंदोलन काफी सफल रहा था और यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने बहुत ही खुश होकर वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी और उसी के बाद वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का
प्रस्ताव पारित हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष वापस आए? तो वर्ष 1915 में। वर्ष 1915 में 9 जनवरी, इसी दिन क्या होता है? प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है और ऐसा गांधी जी के वापसी के जो सम्मान में इसी दिन पूरे देश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। देखिए, गोलमेज सम्मेलन जो था वो 3 बार हुआ था, 1930, 1931 और 1932। और ये जो होता था इसका देखिए, इसको अंग्रेजी में गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये इंग्लैंड में होता था, ये इंग्लैंड में होता था गोलमेज। गोलमेज और चारों तरफ बैठ के यहाँ के जो नेता थे, प्रधानमंत्री जो थे, उस देश के बारे में चिंतन करते थे। ठीक है, तो ये जो हुआ था तो उसमें कांग्रेस ने 1930 और 1932 में भाग नहीं लिया। एक बार ही कांग्रेस ने 1931 में भाग लिया और इसमें गांधी जी गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने, लेकिन सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा के कारण उन्होंने वो बीच में ही कॉन्फ्रेंस छोड़कर वो क्या हुए, भारत वापस लौट आए थे। तो 1931 में गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस प्रश्न को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1930, 1931 और 1932, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था? इंग्लैंड वो गए थे भाग लेने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन जो था 1928 में आया था। एक्चुअली इसका गठन 1927 में ही हो गया था, लेकिन ये भारत आया था 1928 में। इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन सातों क्या थे? अंग्रेज थे। सातों अंग्रेज थे और इसी के कारण इनका विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। देखिए, साइमन कभी कोई भी कमीशन जो बनता था तो वो 10 साल पर भारत में जो लोकतांत्रिक पद्धति थी या जो भारत का प्रोग्रेस था उसकी जांच के लिए वो आता था। जैसे आप जानते हैं कि 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार। सुधार उनके लिए था, हमारे लिए नहीं। मार्ले मिंटो सुधार। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हुआ था, चेम्सफोर्ड। और 1929 में जो था होना, उसके लिए साइमन कमीशन है। 10-10 साल पर जो होना था 1929 में, उसी के लिए साइमन कमीशन जो की नियुक्ति की गई थी और वो इंग्लैंड से वो कमीशन जो था 7 सदस्यीय, वो 1928 में आया था। एक्चुअली इसका विरोध इसलिए हुआ था कि 7 सदस्य थे और सातों में एक भी भारतीय नहीं था। अब सोचिए कि जो हमारी समस्या को सुनने आ रहा हो और उसमें हमारा एक भी सदस्य नहीं हो, तो क्या हमारी समस्या उस तक पहुंच पाएगी? तो इसीलिए एक जबरदस्त ही विरोध हुआ था पूरे देश में कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, वापस जाओ साइमन, वापस जाओ साइमन, वापस जाओ। और इसी के दौरान बहुत ही ज्यादा प्रतिरोध पूरे देश में देखा गया था कि आप हमारी समस्या को सुनने आ रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल हमारा एक भी आप मेंबर नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ये कैसा दल है? तो इसी दौरान क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय पर लाठी का प्रहार हुआ था बहुत ही बुरे तरीके से, जिसके कारण कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसी समय जब लाठी का प्रहार हुआ उसके बाद लाला लाजपत राय ने एक लाइन कही थी कि मेरे सिर पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। तो ये ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा था और उसी दौरान वो जो घायल हुए उसके कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किन्होंने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि गुरुदेव गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर, जो भी कहिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। इसी के बाद ये महात्मा गांधी कहे जाने लगे। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारा
जो ये वीडियो है वो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है सतीश सर के वीडियोज, आप सर्च कीजिएगा, उस पर जाके आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक कर दीजिएगा और अपने जो भी शिक्षक बंधु हैं या एस्पायरेंट है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनके बीच बांट दीजिएगा और हमारी आपकी तैयारी अच्छी होगी, उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो मैकडोनाल्ड, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, इन्होंने ही सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। और इन्होंने देश में हमारे भारत के लिए इन्होंने निर्णय लिया था कि यहाँ देश के जो अल्पसंख्यक थे, जिसमें ईसाई भी आते थे, मुस्लिम्स भी आते थे और विभिन्न जो दलित वर्ग थे उनके लिए उन्होंने पृथक निर्वाचन की घोषणा की थी और इसका काफी ज्यादा विरोध भारतीय नेताओं के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि काना भगत आंदोलन किन आदिवासियों का था? तो उराव जनजातियों का ये आंदोलन था। काना भगत आंदोलन उराव जनजातियों का था, आदिवासियों का था। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में। जर्मनी में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना हुई थी। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना जर्मनी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? यह जो आंदोलन था यह इंग्लैंड में हुआ था। यह बाराबंदी आंदोलन जो था वो इंग्लैंड में हुआ था। इसके कुछ कारण थे, दो चीजों की मांग का बढ़ना, ऊन का और अनाज का। चूंकि जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही थी इंग्लैंड में, तो दो चीजों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ी थी। तो उसके लिए क्या किया कि बड़े बड़े जो किसान थे, जो जमींदार टाइप के थे, उन्होंने क्या किया कि जो भी खाली जमीन थी उसके लिए क्या हुआ था, उस पर बाड़ा लगाकर चारों तरफ से घेरा बनाकर और उसको कब्जा कर लिया था। ठीक है, क्योंकि भेड़ को पालने के बाद उसके लिए घास की जरूरत थी, ठीक है, या खेती करने की जरूरत थी अनाज के लिए। तो इसके लिए क्या किया, उन्होंने कब्जा कर लिया था बहुत सारा और बाड़ा लगा के चारों तरफ घेरा लगा के, इसी को बाराबंदी आंदोलन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो थी 1966 ईस्वी में हुई थी। 24 सितंबर 1966, 24 दिसंबर, माफ कीजिएगा, दिसंबर 1966 को राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुई थी। तो उम्मीद है हमारा आपको यह सीरीज जो है वो पसंद आया होगा एसएसटी का। तो आगे भी हमारे साथ बने रहिए और अगर इसी तरह का वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल सतीश सर के वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले जब हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद।